नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुबई दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा निवेश के लिहाज से सफल रहा रोड शो। अब तक 54,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर हुआ समझौता। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा, इन्वेस्टर समिट तक स्मार्ट दून की दिखने लगेगी तस्वीर। जल्द बदलेगा दून का हाल, लेकिन जनता ने उठाए सवाल, महज 1 महीने में आखिर कैसे होगा काम। देहरादून एसपी फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड केपी सिंह की हुई मौत। सहारनपुर जेल में तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया था भर्ती, इलाज के दौरान तोड़ा दम। रुड़की में किसान सम्मान यात्रा को मिला कांग्रेस का समर्थन। हरदा बोले, सरकार की नीतियों से किसान परेशान, 2024 में बीजेपी को करना पड़ेगा भुगतान। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दुबई दौरे से वापस लौटे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उनका ये दौरा सफल रहा है। इस दौरान उन्होंने दुबई और अबू धाबी में कई इन्वेस्टर समूहों के साथ बैठक की, जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा के अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निवेशकों के साथ 15,925 करोड़ का करार किया। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स उत्तराखंड आने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए मन बना चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि यूएई, ब्रिटेन और दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हुई बैठक में अब तक 54,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश सरकार का राज्य में निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर भी फोकस है। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट इस साल के आखिर में होना है। विदेशों से भी मेहमान उत्तराखंड में निवेश करने के लिए देहरादून पहुंचेंगे, लेकिन क्या दून मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है? स्मार्ट सिटी के नाम पर दून की बदहाल तस्वीर क्या संवर पाएगी? देखिए रिपोर्ट। क्या इस हाल में दून करेगा विदेशी मेहमानों का वेलकम? 1 महीने के भीतर क्या बदल जाएगी दून की डर्टी पिक्चर? इन्वेस्टर समिट तक क्या दून बन जाएगा स्मार्ट? पहले आप ये तस्वीरें देखिए और फिर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि महज 1 महीने के भीतर स्मार्ट दून का काम पूरा हो जाएगा? क्या दून की ये बदहाल तस्वीर 1 महीने के भीतर सुधर जाएगी? सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसी साल दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसमें विदेशों से मेहमान देहरादून पहुंचेंगे। उत्तराखंड में निवेश को लेकर कदम उठाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विदेशी मेहमानों का दून इस तरह वेलकम करेगा? स्मार्ट दून के नाम पर पूरे शहर को खोद दिया गया है। पूरे शहर की तस्वीर इस वक्त बदहाल है और शहर विकास मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट तक काम पूरा हो जाएगा। जरा आप भी सुनिए। उसी श्रृंखला में हमने इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी लंदन गए, आजकल अबू धाबी में आप जानते ही हैं, और ये सारा विषय लगातार चल रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसके लिए इन्वेस्टर समिट सामने है और हमारे यहाँ की सड़कें आप देखिए, उसमें काम लगातार चल रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट से पहले उन सड़कों का जो जहाँ गड्ढे हैं उनको भरेंगे, जो निर्माण कार्य हैं उनको तेजी लाके उनको पूरा करने का काम हम करेंगे।
सुना आपने, मंत्री जी के हिसाब से तो 1 महीने के भीतर ही खुदी हुई सड़कें चमचमाने लगेंगी, लेकिन ये होगा कैसे? जिस काम को पूरा होने का इंतजार दूनवासी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जस की तस है। भला उस काम को महज 1 महीने में कैसे पूरा कर लिया जाएगा मंत्री जी? वहीं डीएम सोनिका भी कह रही हैं कि स्मार्ट सिटी के काम में तेजी लाई जा रही है और जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है, और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, एमडीडी, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो तो है ही, लेकिन इससे परे वो तस्वीर भी देख लीजिए जो बताती है कि स्मार्ट दून के नाम पर किस तरह से व्यापारियों को भी परेशान किया जा रहा है। दुकान में जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ा गया, व्यापारी की दुकान के सामने ही गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। ऐसे हाल में भला कौन खरीदार दुकान में पहुंचेगा? व्यापारियों का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बहुत धीरे धीरे ये लोग काम कर रहे हैं और हमारे लिए इन्होंने समस्या ही खड़ी करके रखी हुई है। ये हमारे सामने ही है, ये 3 महीने से तोड़ के गए हुए हैं। इसको ना ये पूरी तरह से बना रहे हैं, ना ये कुछ कर रहे हैं। मेन चीज़ तो वैसा भी है कि पहले तो रोड ही देख लीजिए आप, रोडों की चौड़ाई देख लीजिए, ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था स्मार्ट सिटी ने ख़त्म कर दिया है। हालात 3 महीने हो गए सर, धूल फांकते फांकते यहाँ पे सुबह ही आते हैं, शाम को पूरे वाइट होके जाते हैं हम लोग। ये भी नहीं कोई पानी का छिड़काव ही करा दे एक टैंक से। पहले अपनी लोकल मार्केट जो है उसको बराबर बनाइए, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको खुश किए, तभी तो विकास होगा। बाहर से लोगों को बुला के सिर्फ दिखावा करके क्या होगा? ये व्यापारियों का दुख दर्द है जिसे इनके अलावा शायद ही कोई महसूस कर सकता है। जब दून में रहने वाली जनता, व्यापारी ही परेशान हो, तब आखिर विदेश से आने वाले मेहमानों का क्या रिएक्शन होगा, इसे बखूबी समझा जा सकता है। और क्या दून की इस बदहाल तस्वीर को देखकर लगता है कि दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट तक काम पूरा हो जाएगा या फिर महज खानापूर्ति की जाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के रिंग रोड पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ई इनवॉइस प्रोत्साहन योजना के तहत बिल लाओ इनाम पाओ अभियान के जरिए लोगों को इनाम बांटे। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में संचालित जीएसटी ग्राहक इनाम योजना बिल लाओ इनाम पाओ का जिक्र किया था, जिसमें हर खरीद पर बिल लेने पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए सरकार की तारीफ की गई थी। उन्होंने बताया था कि आज सरकार इस पहल को आगे बढ़ा रही है ताकि राजस्व में इजाफा हो। जिस प्रकार से हमें उपभोक्ताओं से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड में इसके लिए, चाहे वो पहाड़ का एरिया हो या प्लेन का एरिया हो, सभी उपभोक्ता इसके लिए बहुत जागरूक भी हैं और बिल अपलोड कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अगस्त तक अभी तक 47,134 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए और 2,10,382 जो बिल हैं वो अभी तक अपलोड किए गए हैं, यानी कि अगस्त 23 तक के, और इनका जो बिलों का मूल्य है वो 42 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो ये उनकी उपभोक्ता की जागरूकता दर्शाती है, हमारे विभाग की मेहनत इसमें छिपी है। ये सफल तो हो ही रही है स्कीम, और हर मंथ जो है इसमें जागरूकता बढ़ रही है, और जितने लोग हैं ये इसमें जो ऐप डाउनलोड्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और हमें इस बात से प्रोत्साहन मिला है कि केंद्र सरकार ने भी मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप जो है वो लॉन्च की है। तो लोगों को जैसे जैसे पुरस्कार मिलते जा रहे हैं, जागरूकता बढ़ती जा रही है, हम अपना अवेयरनेस कैंपेन जो चला रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी और अब कांग्रेस की हार के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी के जरिए फैलाए गए फेक प्रोपेगेंडा को जिम्मेदार ठहराया है। आखिर कैसे और क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की हार पर हरदा का बड़ा बयान, हार के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। समुदाय विशेष पर टिप्पणी क्या पड़ गई भारी?
विशेष समुदाय पर टिप्पणी करना कांग्रेस के चुनाव से पहले आदत बन चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बीते दिनों वीर सावरकर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर राजनीति अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से हरीश रावत ने ऐसा विवादित बयान दिया जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि 2017 की सरकार बनी भाजपा की, वो जुम्मे की नमाज के लिए हरीश रावत ने छुट्टी कर दी है। जुम्मे के दिन मतलब शुक्रवार की छुट्टी कर दी है। ये सारे जगह फैलाया गया और लास्ट 3 दिन में फैलाया गया, तो उनके ये झूठ के गर्भ से पैदा हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। हरीश रावत ने बीजेपी से दोनों झूठ के लिए सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से माफी मांगने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने हरीश रावत का समर्थन करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी के षड्यंत्र में देश और प्रदेश की जनता नहीं आने वाली। जबरदस्ती हम पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी थोपी गई और समाज में या जनता के बीच में ये अफवाह फैलाई गई कि कांग्रेस यदि सत्ता पे आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी, जबकि मेरे किसी बड़े नेता ने कहीं सार्वजनिक सभा में या सार्वजनिक स्थानों पर ये बयान नहीं दिया। इसीलिए बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि भाजपा की 2000 विधानसभा की जो सत्ता है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से जन्मी हुई सत्ता है। वहीं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकार भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बताते हैं। तो वही जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला था, कांग्रेस को डुबा गया। और कांग्रेस क्या डुबाना था? हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के दावेदार तो थे ही है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो उन्होंने दोबारा अगर कांग्रेस जीती तो बनती। तो ये इस वजह से ये अभी तक ये गम हरीश रावत जी को बार बार सताता है, बार बार उनकी टीस जागती है। बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि हरीश रावत के बयान को प्रदेश की जनता अब गंभीरता से नहीं लेती। हरीश रावत जी उस दिन क्यों चुप थे जब अकील अहमद को उपाध्यक्ष बनाया गया चुनाव के टाइम पे? क्योंकि उस समय हरीश रावत जी को वोट बैंक दिख रहा था, तुष्टिकरण दिख रहा था। आज हरीश रावत जी की पार्टी और हरीश रावत जी जब मुंह की खा गए तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हरीश रावत जी की बातों को अब उत्तराखंड की जनता सीरियस नहीं लेती। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड का माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान के बाद फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जुम्मे की नमाज और वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी एक बार फिर से निशाना साधती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अपनी हार की वजह इन दोनों ही मुद्दों को बता रही है। ऐसे में देखना होगा कि इसका कितना असर आगामी चुनाव पर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। रुड़की में किसान मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारसन से किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में समर्थन के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला किया। हरदा ने कहा कि आज किसान बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। वहीं यशपाल आर्य ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अन्नदाता को परेशान करने का नतीजा बीजेपी को 2024 में भुगतना पड़ेगा। दूसरा हमने कहा था बिजली पानी 6 महीने का माफ़ करिए और कर्ज जो ले रखा किसान ने उसका ब्याज 6 महीने का माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल के बकाया का भुगतान प्रारंभ करिए जो उस चीनी मिल पर है, और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये से अधिक घोषित करिए। और उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था, मुख्यमंत्री को ही कहा था, तब तक हमारी सम्मान यात्राएँ जारी रहेंगी। पहले झबड़िया में निकाला, आज हम चौधरी शरण सिंह का आशीर्वाद लेकर के नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं। इसके बाद लक्सर गन्ने का फसल पूरी चौपट हो गई, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे तराई भाबर का हो। पहाड़ों में छोटे काश्तकार जो बागवानी करते हैं, जो बेमौसमी सब्जी उगाते हैं, सब बर्बाद। मुआवजा बिल्कुल भी नहीं मिला। और इधर धान की फसल उपज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सरकार कहती है हमने समर्थन मूल्य दिया है, वो मूल्य भी, वो कीमत भी नहीं मिल पा रही है किसानों को। औने पौने दामों पर किसान धान अपने फसल को बेचने को मजबूर हैं। धान की फसल
दून फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा देते हैं। मास्टरमाइंड केपी सिंह की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सहारनपुर के जिला अस्पताल में केपी सिंह की मौत हुई। केपी सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ी थी और तबीयत बिगड़ने पर यहां जेल से अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान केपी सिंह ने दम तोड़ दिया। जेल प्रशासन ने केपी सिंह की मौत को सामान्य बताया है। बता दें कि फर्जी रजिस्ट्री मामले में बी वारंट पर दून लाई थी पुलिस और पूछताछ के बाद वापस सहारनपुर जेल गया था केपी सिंह। लेकिन अब ये इस बीच ये खबर सामने आ रही है जहां केपी सिंह की अचानक से तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया था, जहां पर केपी सिंह ने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड के बागेश्वर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय महिला पर 2.5 करोड़ में किन्नरों के इलाके का सौदा करने का आरोप लगा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ है और मामला सबके सामने आ गया है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर किन्नरों के इलाके का सौदा 2.5 करोड़ रुपए में कर दिया गया। दरअसल बागेश्वर की स्थानीय महिला पर देहरादून की किन्नर नेता रजनी रावत को 2.5 करोड़ में इलाका बेचने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देहरादून की चर्चित किन्नर रजनी रावत बागेश्वर के कुछ किन्नरों के साथ मिलकर एक स्थानीय महिला के बीच चल रही डील में रुपए और चेक से लेन देन करने की बात कहती हुई सुनाई दे रही है। जो मेरा चेक का पैसा देना था वो मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ। ये नगद केस है मेरा। ये कविता सही है बाबू? सही है ना? कोई गलत तो नहीं है? सही है ना? आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ जमीन को लेकर ही नहीं है, बल्कि स्थानीय किन्नरों की माने तो जिस महिला पर जमीन बेचने का आरोप लगा है उसका किन्नर समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो महिला जबरन गुंडों के साथ मिलकर स्थानीय किन्नरों को डराती है और वसूली के तौर पर कमाई गई रकम को अपने पास रख लेती है। स्थानीय महिला उनकी गुरु की गद्दी को हड़पने की साजिश कर रही है। मेरे पीछे मेरे मौके का फायदा उठा के कि वो बीमार है और वो स्टेज पर उठ के आ रही है, इस वजह से मेरा रजनी मैडम को मेरा इलाका बेच के इसने और 2.5 करोड़ की संपत्ति लेकर बैठ गई। और वो कोई किन्नर नहीं है, वो एक औरत है, साधारण जैसी औरत होती है। और उसने जबरदस्ती मेरा इलाका बेच दिया। मालिक मैं थी उस इलाके की, मेरे घर के इजड़े थे और क्या नाम है, हम पे कागज, हम पे सब कुछ। और आज वो इलाका हमसे उन हिजड़ों के हाथ में बेच के कह रही है वो सब उनका ही हो गया और 2.5 करोड़ रुपया लेकर बैठ गई। वो औरत है, कोई किन्नर नहीं है। उसकी संपत्ति पे जांच करी जाए और मेरा सरकार से कहना है मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय किन्नरों ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार भी लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। वहाँ की जो गद्दी है वो किसी ने बनाई है और कोई अन्यत्र लेडी जो है वो दूसरे देहरादून के कुछ किन्नरों को वो दे रही है। तो इस तरह की उनकी कोई शिकायत आई थी, तो ये शिकायत के लिए मैंने एसडीएम और एसपी को भी निर्देशित किया गया है कि क्या प्रकरण है। उनका कहना था कि राज्य स्वामित्व की भूमि है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, बट ये तहसीलदार ने बताया कि मैटर भूमि का नहीं है, ये सिर्फ गद्दी का है। तो जो भी गद्दी जिसके नाम पुराने से रही होगी वो गद्दी उसके आगे ट्रांसफर होगी या जो भी है, तहसीलदार इसमें एक बार जांच के लिए मैंने बता दिया है। इस मामले में जहां एक तरफ अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं जमीन का सौदा कैश में किया गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि रजनी रावत के पास इतना कैश आया कहां से? इतनी बड़ी मात्रा में कैश रखने की अनुमति आखिर किसने दी? इस मामले पर किन्नर नेता रजनी रावत फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर किस एंगल से जांच करती है। अवतार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर एसटीएफ ने गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि उत्तराखंड एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आपको बताएं तो कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले में 34 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि कोकीन सीमा पार से लाई जा रही थी। आरोपियों ने तलाशी से बचने के लिए
लिए फर्जी दस्तावेज और फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। इन फर्जी दस्तावेजों के तार उत्तराखंड से जुड़े थे। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में फर्जी कारोबार कर रहे थे। इंटेरोगेशन में सामने आया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो नंबर प्लेट्स हैं ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर से इनको सप्लाई किए गए हैं। तो उसमें उस सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ ने आगे काम करते हुए इसको डेवलप किया और फिर कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके जो ये पूरा नेटवर्क चल रहा था इसको बस्ट किया है। इसमें 2 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया गया है। ये लोग एक प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर संचालित कर रहे थे और उसकी आड़ में बड़े पैमाने पर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, जिसमें कि हमें कल मौके से काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ मार्कशीट्स, पासपोर्ट्स इत्यादि बरामद हुए हैं। रुड़की में विद्युत कर्मचारी डीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले मंगलौर के मुंडलाना गांव में विद्युत कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की, लेकिन इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। विद्युत कर्मचारियों ने बताया कि वो मुंडलाना गांव में बिजली चोरी की शिकायत उन्हें मिली थी और मामले में संज्ञान लेते हुए विद्युत कर्मी वहां छापेमारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। ऐसी दशा में यदि खुल्लम खुल्ला लोग शरारती तत्व इस तरह से लॉ को चैलेंज करेंगे, सरकारी आदमी को काम करने से रोकेंगे, मारपीट करेंगे और इस तरह से चैलेंज करेंगे, आने दो देखेंगे हम कैसे काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का दबाव ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन चाहे, हो सकता है चाह भी रही हो तो अरेस्टिंग तुरंत हो। उधर देवप्रयाग के गोसिल गांव में आतंक मचाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि इस इलाके में लगातार गुलदार के हमले की खबरें सामने आ रही थी। गुलदार ने इंसानों पर हमले के साथ ही ग्रामीणों के पशुओं को भी अपना निवाला बनाया था। गुलदार के इन हमलों से ग्रामीण दहशत में थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुबई दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा निवेश के लिहाज से सफल रहा रोड शो। अब तक 54,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर हुआ समझौता। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा, इन्वेस्टर समिट तक स्मार्ट दून की दिखने लगेगी तस्वीर। जल्द बदलेगा दून का हाल, लेकिन जनता ने उठाए सवाल, महज 1 महीने में आखिर कैसे होगा काम। देहरादून एसपी फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड केपी सिंह की हुई मौत। सहारनपुर जेल में तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया था भर्ती, इलाज के दौरान तोड़ा दम। रुड़की में किसान सम्मान यात्रा को मिला कांग्रेस का समर्थन। हरदा बोले सरकार की नीतियों से किसान परेशान, 2024 में बीजेपी को करना पड़ेगा भुगतान।